नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। आम्रपाली केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए आदेश दिया है कि आम्रपाली के सभी अधूरे प्रोजेक्ट को एनबीसीसी पूरा करेगा। कोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा कि आम्रपाली कंपनी ने सभी को धोखा दिया और इसीलिए उसका रेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि आम्रपाली ग्रुप के नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की ओर से दी गई लीज को भी रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि समय पर प्रोजेक्ट पूरा न करने वाले बिल्डरों के खिलाफ वो उचित कार्रवाई करे और खरीदारों के हितों की रक्षा करे। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि असल में सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे फैसले के साथ रियल्टी सेक्टर में किस तरीके के अहम बदलाव देख सकते हैं और घर खरीदारों के लिए कितनी बड़ी राहत की बात या फिर अभी भी मंजिल दूर नजर आ रही है। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। शिव पांडे हमारे साथ हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में और आप घर खरीदार भी हैं। अगर आम्रपाली हम पूरे इस प्रोजेक्ट की बात करें वहां पर, शिव स्वागत है आपका। हमारे साथ शंकर अग्रवाल जी हैं, पूर्व सचिव हैं शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार में, आपका स्वागत है। और एक भट्टाचार्य हैं, संपादकीय निदेशक हैं बिजनेस स्टैंडर्ड से, आपका स्वागत है सर। शुरुआत में शिव आपसे करना चाहूँगा, लंबी लड़ाई चल रही थी और अब सुप्रीम कोर्ट का जो आज का अगर फैसला कहूँ, किस तरीके से आप देखते हैं और जो घर मिलने की उम्मीद या आस थी ये पहले से कितनी ज़्यादा मजबूत हुई है और अभी घर कितना दूर या पास खरीदारों के? देखिए, ये जो फैसला है ये मुझे लगता है कि खरीदारों के लिए बहुत बड़ा फैसला है। इनफैक्ट उम्मीद की बात करें तो आज से लगभग साल भर पहले हम कुछ भी कोई भी डेट निर्धारित हम लोग नहीं कर पाते थे। बट इस जजमेंट के बाद एक चीज़ बढ़िया हुआ कि इसमें प्राइमरी जो इसका फोकस है वो इंटरेस्ट ऑफ बायर्स है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँ कि पहले बायर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया गया है और इसमें सबका रोल एक एनालिसिस किया गया है, जैसे बैंक का रोल, नोएडा अथॉरिटी का रोल। क्योंकि अगर देखें हम इंसॉल्वेंसी कोड है या कोई अदर जो लॉज हैं वो बेसिकली फाइनेंसर्स को सपोर्ट करते थे। बट इसमें क्या कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो भी पैसा आएगा यूको बैंक में एक निर्धारित अकाउंट है वहाँ जमा होगा और उस पैसे से पहले फ्लैट तैयार किए जाएंगे। इसमें जो नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर का कनाइवेंस देखें, बैंक और बिल्डर का कनाइवेंस, इसके लिए अलग एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया है। तो एक तरह से कहें कि एक कोर्ट ने एक बढ़िया एक ढांचा बना दिया है और हर एजेंसी को अपना रोल इसमें अपना रोल प्ले करना है। सो अल्टीमेटली इस प्रोसेस में क्या है, फ्लैट बायर्स को अपना फ्लैट मिल जाएगा और जो कल्प्रिट्स है उनको पनिशमेंट अपना कानून के हिसाब से मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि अगर एनबीसीसी अगर स्टार्ट करे तो मुझे लगता है कि 2 साल मैक्सिमम में हमें घर मिल सकता है। एक और चीज़, क्योंकि जब एनबीसीसी को मैं कहूँ कि हैंडओवर हो रहे हैं, प्रोजेक्ट अब हो रहे हैं, ऐसे में एक पहले जो समस्या आई थी जो कि नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को जब कोर्ट ने पूछा था कि आप क्या बना सकते हैं, तो पहला मसला आया था कि फिनांस कहाँ से आएगा। यहाँ पर अगर एनबीसीसी अब बनाएगा जिस तरीके का कोर्ट का आदेश है, तो यहाँ पर धन की व्यवस्था कैसे होगी? यह धन की व्यवस्था कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्लियर किया है कि जो फ्लैट बायर एग्रीमेंट है, कई बायर्स हैं जिन्होंने फुल पेमेंट अभी नहीं किया है, तो वो जो रिमेनिंग पेमेंट है वो एक फ्लैट बायर अपना जो रिमेनिंग पेमेंट अपना डालेंगे उस अकाउंट में। दूसरा, पूरे लगभग 2 साल के हेयरिंग्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज अटैच की हैं कोर्ट्स ने, जहां से फंड्स रिकवरीज वहाँ से फंड्स आएंगे। तीसरा, जो डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनीज हैं जिन्होंने बोगस बिल्स या फिर अदर फ्रॉडुलेंट मैकेनिज्म से उन्होंने पैसे लिए हैं, उनको भी वापस करने हैं। तो जो बेसिकली तो ये 3-4 सोर्सेस हैं जहां से फंड्स आएंगे और एनबीसीसी को 8% मार्जिन रख के अपना काम करना है। और एक और अहम पॉइंट कि अगर बैंकों का जो लोन आम्रपाली ने लिया, बैंकों से लिया, और दूसरा जो पेमेंट अथॉरिटीज को करना था, वो दोनों पेमेंट कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर किया है कि अथॉरिटीज के पेमेंट बायर्स के पैसे से नहीं होंगे। जो बैंकों ने जो पेमेंट दी है या तो प्रमोटर से लें या उनके गारंटर से लें। इस बात पे कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शंस दिए हैं। ओके, भट्टाचार्य साहब, जिस तरीके से इस सेक्टर में हम देख रहे हैं तो लंबे अरसे से ये रोग है,
हालांकि अभी छोटे छोटे कई और इस तरह के बिल्डर और केसेस हैं, सामने हैं, लेकिन अगर आज के फैसले को देखें तो आप कैसे देखते हैं, और ख़ासतौर पर जो रास्ता सुझाया है सुप्रीम कोर्ट ने वो कितना मजबूत दिख रहा है, और इस दिशा में कि हज़ारों बायर हर शहर में इस तरीके के हैं जो कि बिल्डरों से परेशान हैं, या तो मकान नहीं मिले या 10-10 साल तक डिले है। ये बहुत अहम सवाल उठाया आपने। अगर आप कानूनी दृष्टिकोण से इसको देखें, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और कल का सुप्रीम कोर्ट का और एक विषय में जजमेंट, अगर आप दोनों का तुलना करेंगे, आप ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ पे होम बायर्स का सवाल उठता है वहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और होम बायर्स को उन्होंने एक तरफ से नहीं देखा। अगर आप दूसरे जगह में जैसे आर्सेलरमित्तल का एसआर केस में देखेंगे, उन्होंने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को ऊपर दर्जे में रखा है। इसका मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स यानी बैंक का जो क्लेम जो है उन्होंने दिखाया है कि उनका क्लेम ऑपरेशनल या जो अदर क्रेडिटर्स हैं उनसे ज़्यादा है। यहाँ पे होम बायर्स को एक अलग ही दर्जा दिया गया है, और मैं ये मानता हूँ कि कानूनी दृष्टि से देखें तो ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा एक पाथ ब्रेकिंग एक जजमेंट है, जिन्होंने कहा गया कि होम बायर्स का जो क्लेम रहेगा वो बैंकों से ज़्यादा जो अथॉरिटीज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं उनसे बढ़कर होम बायर्स का क्लेम होगा। तो अगले महीनों में हम ये देखेंगे किस तरह से ये कानूनी जो उन्होंने कार्रवाई की सुप्रीम कोर्ट ने, इसका प्रतिफलन कैसा होता है। दूसरी बात जो है, इस जजमेंट से जो साफ जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कटाक्ष जो हाउसिंग अथॉरिटीज़, स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के ऊपर हुआ है, ऐसा कभी कटाक्ष पिछले कई सालों में नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ा एक इंडाइटमेंट है, और मुझे लगता है कि जो एजेंसीज को जो बोला गया है कि वो अपने जो रिकवर कर रहे थे पैसे वो उनके पास नहीं जाएंगे, वो होम बायर्स को मीट करेंगे। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है इस पूरे जजमेंट में कि ये ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एक जो प्राइवेट सेक्टर प्रमोटर है वो जेल में चला गया है, कस्टडी में है, सब कुछ है, वो फाइनेंशियल स्थिति क्या है उसकी, ऐसा ना हो कि एक प्राइवेट सेक्टर की कमी को पब्लिक सेक्टर सब्सिडाइज ना करे, क्योंकि एनबीसीसी जो है वो एक पब्लिक सेक्टर बॉडी है, उसके हज़ारों काम हैं, हज़ारों प्रोजेक्ट्स हैं, पर ऐसा ना हो कि धन कहाँ से आएगा, वो धन नहीं आएगा या पैसा नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर से एनबीसीसी जैसे एक अभी तक जो अच्छी फाइनेंशियली साउंड सॉल्वेंट कंपनी है उसको ऐसा कोई दबाव ना आए कि वो भी इंसॉल्वेंट बन जाए। तो ये डर जरूर है और इसका खुलासा होना चाहिए। शिव, क्योंकि हियरिंग के दौरान एक जो फाइनेंशियल ऑडिट जब हुआ और जो प्रॉपर्टीज अटैच की गई थी, कितना फ़र्क है जो कि प्रोजेक्ट को पूरा करने या फिर जो रिकवरी के तौर पर मनी उम्मीद की जा रही है आने में, क्या कोई बड़ा फ़र्क है और उस हिस्से को कहाँ से मीट आउट किया जाए? नहीं, जो फ़र्क है एग्जैक्ट फिगर्स तो मैं मुझे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वो फ़र्क जो प्रॉपर्टीज़ जो अटैच्ड है उससे मीट आउट हो सकती है। ओके, बस कोई डिफरेंस नहीं, डिफरेंस है लगभग, जहाँ तक मुझे ख्याल है 2,500 करोड़ के आसपास का डिफरेंस था, बट वो मीट आउट वो जो प्रॉपर्टीज अटैच्ड हैं उससे हो जाएंगे, बिकॉज ये लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी को अंडर वैल्यू कर देते हैं। जो डीआरटी के प्रोसीडिंग्स में सुप्रीम कोर्ट ने भी पाया था कि सर्टेन प्रॉपर्टीज़ जो 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ थी उसकी कीमत से उन्होंने 17 करोड़ लगाई थी, तो कोर्ट ने बोला ये अंडर वैल्यू प्रॉपर्टी है, सो उसका एक्चुअल वैल्यू वो लगभग 60-70 करोड़ की थी। तो उस तरह से प्रॉपर्टीज़ का जो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा जो डिटेल लिस्ट बनाया तो उसमें से वो रिकवर हो जाएगा। अजयशंकर साहब, सवाल ये उठता है कि जब कोर्ट कहता है कि ऑडिटर ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, रेगुलेटरी जो बॉडी है उन्होंने आंख बंद कर ली, अथॉरिटी जिसने ज़मीन दी उसने पेमेंट तो लिया लेकिन उस ज़मीन का इस्तेमाल कैसे और कहाँ हो रहा है उसको चेक नहीं किया, बैंक ने पैसे दिए जिस प्रोजेक्ट के लिए वो प्रोजेक्ट शुरू भी हुआ या उसके पैसे कहीं और गए, इन सब ने वो भी ध्यान नहीं रखा। चूक या नहीं माना जाए कि पूरे सिस्टम में एक तरीके से, और कोर्ट को वो काम करना पड़ रहा है जो एजेंसियों को करना था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो प्राइवेट सेक्टर के बिल्डर्स आए
और जो मोडस ऑपरेंडी था, जिस तरीके से ये लोग काम करते थे, ये एक कोऑपरेटिव काइंड ऑफ एन एफर्ट था कि मनी जो था, जो इंस्टॉलमेंट्स थी, वो आती थी जो होम बाय से, एंड बिल्डर का काम था बेसिकली कंस्ट्रक्शन करने का काम। और कंस्ट्रक्शन के लिए जो उसको, जैसा भी आपने कहा कि 8% NBCC लेगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसी तरह का इट वाज एक्सपेक्टेड कि जो बिल्डर्स हैं वो एक रीजनेबल पैसा लेंगे फॉर द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। बट आइडिया ये था कि धीरे धीरे पैसा आता रहेगा फ्रॉम द होम बायर्स, वो पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा और उस पैसे से बिल्डिंग बनती रहेगी। तो विद द रिजल्ट क्या होगा, मे बी 10%, 20%, 30% मनी विल कम फ्रॉम द बिल्डर्स, जो या तो बैंक से या अपने रिसोर्सेज से जनरेट करेंगे, बाकी पैसा आएगा बिल्डर से, और जैसे जैसे बिल्डर्स का जैसे, और बाकी आएगा होम बायर से, और जैसे जैसे बिल्डिंग बनती चली जाएगी और पैसा अपना बिल्डर को अपना मकान मिल जाएगा, जो सरप्लस होगा दैट विल गो टू द बिल्डर। लेकिन हुआ क्या, ये बिल्डर ट्रस्टी जो होने चाहिए थे, ये ट्रस्टी ना होके इन्होंने ट्रस्ट का ब्रीच किया, और बहुत सारे लोगों ने, एक तो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हो गए, दे फ्लीज्ड एंड दे टुक द होम बायर्स फॉर अ राइट, एंड इन द प्रोसेस बैंकर का क्या था, बैंकर ने जो पैसा दिया, बैंकर वाज इंटरेस्टेड ओनली इन इंश्योरिंग कि उसका पैसा वापस हो जाए। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड कि क्या जिस काम के लिए पैसा दिया गया है उसी काम में इस्तेमाल हो। तो उन्होंने मान लीजिए एक प्रोजेक्ट ए के लिए दिया आम्रपाली के, आम्रपाली ने उसको प्रोजेक्ट बी के लिए लगा दिया, फिर सी के लिए लगा लिया, और हो सकता है कि वो पैसा इन कामों के लिए भी ना लगा के किसी और काम के लिए, मान लीजिए रोड कंस्ट्रक्शन में किसी और चीज़ में लगा दिया, या हो सकता है साइफन ऑफ भी कर दिया वो पैसा। रेगुलेटर्स उस जमाने में एक तो रेरा था नहीं, रेरा के मच लेटर, तो कोई इस तरह का बिल्डिंग सेक्टर में कोई रेगुलेटर था नहीं। डेवलपमेंट अथॉरिटी थी एंड दे वर सपोज टू बी रेगुलेटर, डेवलपमेंट अथॉरिटी या हाउसिंग बोर्ड या वन ऑफ दीज एजेंसी। देखिए इन लोगों ने भी क्या सोचा कि जो हमारा काम है कि लाइसेंस देना, और हमारा काम है नक्शों को पास करना, एंड दैट वाज एंड ऑफ द मैटर। नॉट ओनली दैट, स्पेशली नोएडा, जैसे आम्रपाली के अधिकतर जो केसेस हैं वो नोएडा के। नोएडा में क्या हुआ कि 10% पैसा लेके आपको पूरी पूरी ज़मीन दे दी गई, एंड देर आफ्टर वन वाज एक्सपेक्टेड, जो बिल्डर थे जिन्होंने ये ज़मीन ली, उनसे ये अपेक्षा थी कि हर थोड़े थोड़े दिन में वो बाकी किस्तें देते रहेंगे अगेंस्ट द लैंड, लेकिन वो उन्होंने दी नहीं, और इस 10% के बेसिस पे उन्होंने 100% बुकिंग कर ली फ्रॉम द होम बायर्स, और होम बायर्स से पैसा आना चालू हो गया, और उस पैसे का उन्होंने कहीं और इस्तेमाल किया। तो अथॉरिटीज़ ने भी ये देखा नहीं कि जो 10% में दे रहा हूँ उनको हम 10% के इक्विवेलेंट ही ज़मीन हैंड ओवर करें। मान लीजिए उसको 50 एकड़ चाहिए था तो उसका 5 एकड़ ही देते ज़मीन। उन्होंने क्या किया, 10% पैसा लेके पूरी की पूरी हैंड ओवर कर दी। एक बार ज़मीन का पोजीशन ले लिया और उनके नक्शे पास हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू थिंग इन्होंने जाके सारी बुकिंग कर ली, 100% बुकिंग कर ली, एंड दे मेड लॉट ऑफ मनी। अभी तक दिक्कत क्या आ रही थी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कि अगर मान लो किसी को हेयर कट लेना है, मतलब नुकसान हो रहा है, बिल्डर भाग गया, तो कौन हेयर कट लेगा, बैंक लेंगे या डेवलपमेंट अथॉरिटी लेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट अथॉरिटी को मान लीजिए 100 करोड़ रुपए 10 एकड़ ज़मीन से मिलना था, उसको कुल अभी तक 10 करोड़ रुपए मिला, तो बाकी 90 करोड़ रुपए तो उसको रिकवर करना है। वो तैयार नहीं था अपना फोरगो करने के लिए इंटरेस्ट। बैंक जो था, बैंक ने मान लीजिए 100 करोड़ रुपए दिया एज अ लोन, तो बैंक चाहता था कि 100 करोड़ वो प्लस उसमें जो भी इंटरेस्ट पड़ा है वो भी मिलेगा, तो वो भी तैयार नहीं था। इसको कौन तय करे और कैसे तय करे, एज पर जो हमारा सिस्टम है लॉ का, उसके अंतर्गत कोई इसका सोल्यूशन नहीं था। इसका सोल्यूशन यही था कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ गॉट ऑल द अथॉरिटी अंडर द सन, तो उन्होंने एक तय कर दिया कि अभी एट द मोमेंट जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो लोग अपना फोरगो करेंगे या अपना बैक बर्नर पर रख देंगे अपना क्लेम। सिमिलरली जो बैंक्स हैं, क्योंकि उन्होंने भी, अच्छा इनकी भी कुछ गलतियाँ थी, जैसे मैंने कहा 10% पैसा दे के आपने पूरा 100% उनका पोजीशन दे दिया। बैंक ने पैसा दिया प्रोजेक्ट ए के लिए, उन्होंने कहीं और इस्तेमाल कर लिया, डाइवर्जन कर दिया। और इस केस में तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि पैसे को डाइवर्ट किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, ईडी इसकी जांच करे, क्रिमिनल केस दायर करे। पर साहब सवाल ये उठता है कि जो मौजूदा सिस्टम है रेरा के आने से पहले तक, क्या कोई भी ऐसी एजेंसी या सरकार या किस सरकार के पास ऐसा कोई टूल नहीं था कि वो उनको देख सकता, इन पर नकेल कर सकता, सिवाय देखने की कि सब कुछ लुटता रहा? रेरा के पहले ये ऐसा कोई रेगुलेटरी एनवायरनमेंट नहीं था कि इस तरह को कोई रेगुलेट किया जाए। जो एजेंसी ज़मीन दे रही थी, जो सरकारी संस्थाएं इसके साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने इसकी उत्तरदायित्व नहीं ली, और एक रेगुलेटरी वैक्यूम था, जो रेगुलेटरी वैक्यूम को अब पूरा कर रही है रेरा। पर जो रेरा जो है वो आपको ये देखना होगा कि ये रेरा अथॉरिटी जो है ये हर देश में डिफरेंट रेरा है, और हर प्रदेशों ने नए नए छोटे छोटे कानून रूल्स बनाए हैं
जिससे कि किस तरह से, जैसे एक जो नेशनल मॉडल लॉ है रेरा का, उसमें प्रावधान ये है कि एस्क्रो अकाउंट का, और उस एस्क्रो अकाउंट में कितने % पैसे जाएंगे, किस जगह रखेंगे, ये हर प्रदेश ने डिफरेंट रूल्स बनाए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जो आज की जो स्थिति देख रहे हैं, हम रियल एस्टेट अथॉरिटी की एक रेगुलेशन तो हमारे पास तो एक है हमारे पास, पर उसके साथ साथ जो ये तो स्टेट सेक्टर लॉज हैं ये तो, और हर स्टेट वही नेशनल मॉडल रेरा को वो अपनी तरह से उसको रूल्स बना के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और हमारे अखबार की ओर से हमने एक स्टडी की थी, और उसमें हमने देखा कि विभिन्न प्रदेशों ने विभिन्न रूल्स लागू किए हैं, और उससे जो ओरिजिनल जो नेशनल लॉ का जो तात्पर्य जो था, जो महत्व था, वो पूरी तरह से सब साकार नहीं हुआ है। क्योंकि जो ताकतवर कानून था उसको कहीं न कहीं कमजोर किया, शिथिल कर दिया गया डिफरेंट देशों और डिफरेंट रूल्स बना के। मैं ये समझता हूं कि एक ऐसा समय आ गया है कि ये रियल एस्टेट में जो इतनी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये प्रॉब्लम्स इतनी जल्दी नहीं जाएंगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम 2012 की जो इरेशनल एक्सुबरेंस मैं कहता हूं कि हर लोग नॉट ओनली जो हाउसिंग जो रिक्वायरमेंट थी, पर वो जरा स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के लिए हाउसिंग सेक्टर बहुत आगे बढ़ गया था। और ये आम्रपाली जैसे प्रोजेक्ट ये उस स्पेकुलेटिव बूम के एक रिजल्ट है, मैं समझता हूँ। तो उस स्थिति से आज की स्थिति में आने के बाद, रेगुलेशन के बाद, मैं समझता हूँ अभी और भी शायद पेन बाकी है, और भी रेगुलेशन और मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। और आज के एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ज़रूर लोगों को फ़ायदा होगा, पर मैं ये समझता हूँ कि अभी भी हमें बहुत संभल के इस सेक्टर की मॉनिटरिंग करनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट रेरा की जो असली जो तात्पर्यपूर्ण वाली जो नियम है उसकी पूरी तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है और नहीं कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग जो है वो अच्छी नहीं हुई है, और स्टेट लेवल में डिफरेंट इसके इंटरप्रिटेशन भी हुए हैं। तो इसीलिए जो होम बायर्स की जो समस्याएं हैं वो पूरी तरह से नहीं गई अभी तक। तो जो समस्या जो बहुत बड़ी आ गई थी बीच में, सुप्रीम कोर्ट ने आकर बीच में इसको सॉल्व किया, और एनबीसीसी को मैं समझता हूँ बीच में लाया गया। एनबीसीसी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, पर अगर जैसे भाई साहब ने, शिवजी जी ने कहा कि जो गैप जो है वो कम है, 2,500 करोड़ का गैप, मैं समझता हूँ कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए शायद उतना ज़्यादा भी ना हो, तो वो ये गैप पूर्ण हो सकता है। पर हमें सचेतन रहना है इस सेक्टर के लिए। इस सेक्टर की अभी प्रॉब्लम समस्याएं अभी गई नहीं है। और क्या इस आज का जो फैसला है शिव, उसमें थोड़ा सा मैं और सुनना चाहूँगा कि जो बैंक, उनका रोल, जिन्होंने फंड दिया और उसके बाद उसको मैं कहूँ कि निगरानी नहीं की, मिसयूज़ होने दिया, और कहीं ना कहीं जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ऐसा लगता है कि वो सभी लोग मिले हुए थे या अनदेखी कर रहे थे, कुछ ऐसा ही हाल अथॉरिटीज़ के अधिकारियों की ओर से था। क्या वो जांच के दायरे में होंगे? क्या आपराधिक मामला बनने पर वो भी उसके दायरे में आ सकते हैं या आने चाहिए? ये जांच का दायरा अभी तो शुरू हुआ है, तो अगर कोई भी कड़ी अगर जुड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि आप उसको नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक बार आज मैं मतलब कहीं से न्यूज़ फ्लैश आया था कि ईडी ने केस फाइल कर दिया मनी लॉन्ड्रिंग के। सिमिलरली दिल्ली पुलिस, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, सारे एजेंसी ये जांच कर रहे हैं। अगर उनको कहीं दिखा कोई कड़ी जुड़ी है तो डेफिनेटली वो सब सारे लोग इसके घेरे में आ जाएंगे। बस अब एक और जो जिस तरीके का सिस्टम है, और मैं जब एजेंसियों की बात कर रहा हूँ, बैंकों की बात कर रहा हूँ, अभी हम उसी दौर को देख रहे हैं। कुछ बड़ा बदलाव ऐसा नहीं दिख रहा है बैंक या फिर एजेंसियाँ, क्योंकि हम इससे अगर सबक लेना चाहें इस पूरे केस के या इसके थ्रू जो और 2 केसेस हैं, क्या बदलाव को लगता है लैंड अलॉटमेंट या बैंक की ओर से प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने में ज़रूरत है कि उनको नए नियमों को आधार बनाया जाना चाहिए? देखिए, परिस्थितियों के साथ साथ हमको भी बदलना पड़ेगा। जैसे कि अभी सब लोग बता रहे थे कि क्योंकि कोई रेगुलेटरी रेजिम था ही नहीं, उसका लोगों ने एडवांटेज उठाया। उसे हो सकता है कि बहुत सारे संख्या में घर भी बने, देयर नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि अनरेगुलेटेड हो तो हर आदमी बिल्डर बन गया, तो उससे कुछ घर भी बने। हम ये नहीं कह सकते कि सारे ही बिल्डर बदमाश थे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन किसी भी एक व्यवस्थित सिस्टम बनाने के लिए ये जरूरी है कि हम कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं,
जो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किए जा सकें और मेजरेबल हो, और रेरा जो है उसमें एक पहला कदम है। सेकेंडली, जो बैंक्स के बारे में आपने बात किया एंड दूसरी जो अथॉरिटीज़ के बारे में बात किया, दे नो डाउट, और आपने देखा होगा IL&FS एंड देयर आफ्टर होल लॉट ऑफ बैंकिंग सिस्टम एंड NBFCs, ये सब जगहों पर बैंक्स ने जिस काम के लिए लोन दिया उसको डाइवर्ट करके दूसरी जगह लगा दिया, या जिसको बोलते हैं कि पहले एक लोन लिया, उस पैसे को यूज़ किया उन्होंने पुराने कोई लोन को उतारने के लिए, और ये सिस्टम चलाते रहे विद द रिजल्ट कि जो बैंक का पैसा था वो उतना ही बना रहा या उतना बढ़ता चला गया, और जो टेंजिबल उसके एसेट्स क्रिएट होने थे उस लोन से वो क्रिएट हुए नहीं। तो नाउ mechanism has to be created and the systems have to be created and new rules and regulations have to be put in place कि जो बैंक का पैसा है वो उसी काम के लिए इस्तेमाल हो। अगर मान लीजिए मैंने बैंक से पैसा लिया और मैं उस एंटरप्राइज में फेल हो गया, अंडरस्टैंडेबल है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। हम कोई भी, आप एंटरप्राइज करेंगे, मैं एंटरप्राइज लगाऊंगा, कोई जरूरी नहीं कि वो सक्सेसफुल हो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मैंने पैसा तो लिया एंटरप्राइज ए के लिए और उस पैसे को इस्तेमाल किया मैंने किसी और काम के लिए, या मैंने उसको साइफन ऑफ करके और बहुत जगह से घुमा घुमा के उसको अल्टीमेटली मैंने पार्क कर दिया अब्रॉड में फॉर माई पर्सनल बेनिफिट। ये एक चीज़ गलत है एंड इट शुड कम टू अ हॉल्ट। सिमिलरली जो अथॉरिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ का काम के लिए ये नहीं कि नक्शे पास कर देना, अथॉरिटीज़ का काम है प्रॉपर अर्बन डेवलपमेंट हो, और अर्बन डेवलपमेंट को उसको प्रॉपरली वो लोग रेगुलेट करें, मॉनिटर करें एंड गाइड भी करें। अगर कहीं कोई गलत हो रहा है तो पहले से बोलें, ये नहीं कि जब पूरा कंस्ट्रक्शन और ये जो हाउसिंग सेक्टर में सब लोगों से उन्होंने पैसे ले लिए, उसके बाद वो गायब हो गए, उन्होंने एज़ पर लॉ एज़ पर प्लान उन्होंने मकान नहीं बनाए, तब जाके वो कहते हैं कि साहब हमारे पैसे दिया। दे शुड नॉट बी इंटरेस्टेड ओनली इन रिकवरिंग ऑफ देयर मनी, दे आर मेंट टू इंश्योर दैट वॉट एवर हैज़ बीन प्रॉमिस्ड टू द होम बायर दैट इज डिलीवर्ड। ओके शिव, अभी आगे क्या बड़ा चैलेंज दिख रहा है? क्योंकि कई सारे होम बायर्स में इस फैसले के बाद देख रहा था सोशल साइट्स पर, ट्विटर पर लोग कह रहे हैं कि EMI का भी बोझ लगातार बाकी है, उस पर कोई एक राहत की उम्मीद नहीं मिली है, और दूसरा उनका कहना था कि जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो कुछ मिला भी कई जगहों पर जो फेज वाइज, वो क्वालिटी और वहाँ पर वो सुविधाएं नहीं थी, उस पर काफ़ी कुछ बदलाव हुआ। देखिए, कोर्ट ने अभी इस मैटर को फर्दर डायरेक्शन के लगाया है अगस्त में। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये प्रोसेस बंद नहीं हुआ है। कोर्ट ने एक रिसीवर भी अपॉइंट किया है जो कि बेसिकली कस्टोडियन ऑफ द प्रॉपर्टी होता है। तो अभी तो एक ये जजमेंट जो एक फ्लैट बायर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था, एक ये कहें कि एक अब शुरुआत हुई है, एक ढांचा बनाया है कि ठीक है फ्लैट बायर का इंटरेस्ट ऐसे प्रोटेक्ट होगा, और बाकी चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन सबकी एक दिशा दी है आप कह सकते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी कोर्ट ने इसको फर्दर डेट्स लगाए हैं और कमिटीज़ भी इसमें होंगी। तो अभी ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है, क्या क्वालिटी मॉनिटरिंग होता है, ये सब ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो अभी इस चीज़ पे कमेंट करना उचित नहीं होगा। और जजमेंट भी हम लोग को बहुत लेट मिला, 4:30 बजे के आसपास मिला, तो इसलिए अभी हम लोग सिर्फ हाईलाइट्स ही ओके। बट एक आखिरी कमेंट मैं चाहूँगा कि जिस तरीके का सिस्टम, एक और जो फैसला कोर्ट ने दिया कि जहाँ पर हम देखते थे कई सारे बिल्डर्स की आप मकान ले लीजिए, EMI हम पे करेंगे 2 साल तक, कोर्ट ने उस पर भी रोक लगाने की बात कही है। ये ओवरऑल जो फैसले और जो कदम हैं या कोर्ट की ओर से जो डायरेक्टिव्स हैं, इससे पूरे सेक्टर में इम्पैक्ट क्या देखते हैं? देखिए, इस जो अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो नज़र आई है हमें, उसमें इसकी बहुत एक दूरगामी इम्पैक्ट तो ज़रूर है कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो सुधार होने की ज़रूरत थी वो भी पूरी नहीं हुई है। जैसे आपने जिसका जिक्र किया कि जो सर्विसिंग करते हैं, जो आपके जो होम बायर्स के सर्विसिंग जो बिल्डर करता है, उसमें भी रोक लगा दी है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्जन की तरह काम किया है कि भाई आम्रपाली का रजिस्ट्रेशन निकाल दो रेरा से, NBC से को आकर बोलिए आप उसको प्रोजेक्ट को संभाले। ये एक बहुत ही एक ज़रूरी स्टेप था, पर अब इसकी रिकवरी के लिए एक बहुत और भी काफ़ी स्टेप्स लेने होंगे, क्योंकि ये तो एक सर्जन की तरह आपने एक बहुत बड़ी बीमारी थी, उसको आपने रोक लगा दी बीमारी में। उसके बाद आपको बहुत सारे ऐसे स्टेप लेने हैं जिससे कि ये सेक्टर में पूरी अपना स्वस्थ होने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेने हैं। रेगुलेशन को और भी स्ट्रेंथन करना है, उसको सुदृढ़ करना है। अगर नहीं करेंगे तो हमारे देश में लैंड और बिल्डिंग लॉज एंड बाय लॉज
कि सुधार की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि कोर्ट ये भी कह रहा है कि इस पूरे फैसले में कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने- या तो कड़े कदम उठाएं या कानूनों की तरफ आगे बढ़े। तो पूरी दिशा एक निर्देश किया है। ये बहुत ही एक कड़ा एक चपेट मैं समझता हूँ ये सरकार के ऊपर, एजेंसीज के ऊपर और इवन रेगुलेशन के ऊपर किया गया है कि आप लोग रेगुलेशन के बाद में आपने आम्रपाली को रजिस्ट्रेशन तो किया आपने, तो रजिस्ट्रेशन जब कर रहे थे उसके बाद आपने क्या स्टेप्स लिए आपने? सो रेरा जो उत्तर प्रदेश रेरा का रजिस्ट्रेशन तो आम्रपाली को मिल गया था ना, तो सुप्रीम कोर्ट को आकर ये करना पड़ा कि वो रजिस्ट्रेशन से खारिज कर दिया उनको। जी। तो इसका मतलब वो रेगुलेशन में था, उसके बाद भी ये काम हो रहा था। तो रेगुलेशन क्या था? तो इससे मुझे लगता है कि जो सबक सीखनी चाहिए कि रियल एस्टेट सेक्टर में और भी बड़े बड़े सुधार की ज़रूरत है। ये जो आज की जो डिसीजंस जो हैं वो एक पैलिएटिव है, एक मरहम है मैं समझता हूँ, जिससे कि होम बायर्स को बहुत सुविधा होगी और आगे देखना है क्या क्या और भी स्टेप्स मिले। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि असल में देश में जिस तरीके से बिल्डरों ने कुछ बिल्डरों ने मकान खरीदारों को लूटा या फिर उनके इमोशंस के साथ खेलते हुए उनके पैसे का दुरुपयोग किया और उन्हें घर भी नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट को कड़ा फैसला लेना पड़ा और एक आज आम्रपाली केस में फैसला सुनाते हुए उसने कई कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है। और सवाल यह कि देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को राज्य सरकारें या तमाम एजेंसियां किस तरीके से लेती हैं और इस पूरे गंदे खेल को रोकने के लिए क्या कड़े कदम उठाती हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।